स्टार्टिंग में अर्थराइटिस कोई बीमारी नहीं होती, हल्का अगर जॉइंट पेन है तो आप उसे ठीक कर सकते हैं। आप छोटी-मोटी चीज़ें घरेलू जो मैं उपाय बताऊँगी उनसे भी आप घर में ठीक कर सकते हैं। एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है पेन किलर और इन एंटीबायोटिक्स के अलावा। आप डॉक्टरों के चक्कर काट-काट के थक चुके हैं, तो आप घर में ही अपना इलाज शुरू कर दीजिए। सूक्ष्म एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए और प्राणायाम वगैरह शुरू कर दीजिए और रोटी बिल्कुल टोटली बंद कर दीजिए। अक्सर लोग कहा करते हैं कि जिनको अर्थराइटिस या गठिया है वो सुबह उठ करके लहसुन की 2 कच्ची कलियां खा लें तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। क्या ये सही है? जी, बिल्कुल सही है। आप छोटी जो देसी लहसुन होता है उसकी 2 कली आप वैसे भी कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है और अर्थराइटिस के लिए भी बहुत अच्छा है। हर पार्ट की मूवमेंट अर्थराइटिस वाले को डेली करनी है कम से कम 50 बार। तो गिन करके इस तरह से अगर हम मूवमेंट करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेचुरल चीज़ों की तरफ आप वापस आइए। नेचुरोपैथी, योग, आयुर्वेद, यज्ञ, चिकित्सा इनको अपनाइए तो आप हमेशा ज़िंदगी भर सुखी रहेंगे, किसी भी बीमारी के चक्कर में नहीं आएँगे। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना चट्टा स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर सुजाता आर्य जी से। डॉक्टर सुजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी। डॉक्टर सुजाता, आजकल सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं और ऐसे में गठिया यानी कि अर्थराइटिस का बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है रोग। ये हाथ पैरों में दर्द होना, अर्थराइटिस होना क्यों होता है, कैसे होता है, इसके पीछे की क्या वजह है या इसके क्या और सिम्टम्स होते हैं, ये किन और बीमारियों को जन्म दे सकता है, या फिर अर्थराइटिस के समय खान पान हमारा कैसा हो, इन सभी विषय पर, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम आपसे जानेंगे। तो आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि गठिया या अर्थराइटिस जिसे हम कहते हैं वो होता क्यों है, इसके होने की वजह क्या होती है और इसके क्या सिम्टम्स हैं? देखिए वंदना जी, जब हमारी बॉडी में वात, पित्त, कफ ये 3 दोष होते हैं, तो ये एक बराबर मात्रा में एक अनुपात में होने चाहिए। जब बॉडी में एसिड बढ़ जाता है यानी पित्त बढ़ जाता है, तो ये अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है। जैसे ही पित्त बढ़ेगा, आपको वॉमिट फीलिंग होगी, आपका सिर में हैवीनेस हो जाती है। कोल्ड या कफ के थ्रू एसिड को निकालनी चाहती है नेचर, लेकिन हम उनको निकलने नहीं देते। जैसे ही कोल्ड होता है तो हमें कोल्ड का दवाई ना लेकर के उसे फास्टिंग वगैरह करके इस तरह से ठीक करना चाहिए। तो उसे अगर हम नहीं करते इस तरह से ठीक, तो क्या होता है कि वो एसिड अंदर ब्लड में मिलना शुरू हो जाता है और ब्लड के साथ साथ फिर वो बोन्स तक पहुंच जाता है एसिड। उसको हम चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक पी करके दबाते रहते हैं। जैसे ही हमें कुछ अनईजी फील होता है या वॉमिट फीलिंग होती है या सिर दर्द की परेशानी होती है, तो हम तुरंत चाय, कॉफी लेकर के उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। एक तरह से उस गंदगी को निकलने नहीं देते। जब हम उस टॉक्सिन्स को निकलने नहीं देते तो वो बोन्स तक पहुंच जाती है, तब ये अर्थराइटिस की प्रॉब्लम डेवलप होती है। मैम, अर्थराइटिस पित्त की प्रधानता के कारण होता है या वात की प्रधानता के कारण होता है? ये पित्त की प्रधानता के कारण होता है, लेकिन जिनको अर्थराइटिस हो जाता है फिर उनको गैस भी बनने लगती है, क्योंकि पित्त तो बढ़ ही चुका है शरीर में, तो उन्हें गैस भी फील होने लगती है, सिर में अजीब अजीब हैवीपन हो जाता है। तो उसको हम रोज रोज अगर दबाते हैं तो वो फिर अर्थराइटिस में पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाता है। और स्टार्टिंग में अर्थराइटिस कोई बीमारी नहीं होती, हल्का अगर जॉइंट पेन है तो आप उसे ठीक कर सकते हैं। आप छोटी-मोटी चीज़ें घरेलू जो मैं उपाय बताऊँगी उनसे भी आप घर में ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब अगर हम उसे बहुत लंबे टाइम तक दबाते रहते हैं, सालों लगते हैं अर्थराइटिस को बनने में। तो हम जब बहुत टाइम तक उसे दबाते रहते हैं, तो फिर वो अर्थराइटिस में पूरी तरह कन्वर्ट हो जाता है। अक्सर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो स्टेरॉइड लिख करके देते हैं जब किसी को ज़्यादा हो जाता है अर्थराइटिस। तो क्या स्टेरॉइड लेना ठीक होता है? देखिए वंदना जी, जब हमें बीमारी होती है तो हमें आराम चाहिए होता है और हमें अपने खान-पान को सुधारने की ज़रूरत होती है। तो हमें इतनी नॉलेज एक तो शरीर के बारे में होती नहीं है सबको। अगर नॉलेज नहीं है तो आप किसी भी नेचुरोपैथी सेंटर में या आयुर्वेदिक सेंटर में जाकर के अपनी बॉडी को डिटॉक्स करा सकते हैं।
जब हम डिटॉक्स कराते हैं तो आपके वात पित्त कफ तीनों बैलेंस में आ जाएंगे। जब बैलेंस में आते ही अर्थराइटिस की प्रॉब्लम ठीक हो जाती। इतना एसिड निकलता है अर्थराइटिस वालों को, इतनी गंदगी निकलती है वॉमिट के थ्रू, मोशन के थ्रू। तो हम इस गंदगी के ढेर पे बैठे होते हैं एक तरह से। तो एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है पेन किलर और इन एंटीबायोटिक्स के अलावा। तो जब हम इनको और दबाते रहते हैं, जब तक हम पेन किलर लेंगे या एंटीबायोटिक लेंगे तब तक हमें आराम लगेगा। लेकिन मेन रोग का जो मूल कारण है टॉक्सिन्स, उसको हम रिमूव नहीं करते। जब हम उसको रिमूव नहीं करेंगे तो वो बीमारी एज इट इज पड़ी रहेगी। एक तरह से जैसे मान लीजिए यहाँ पर गंदगी का ढेर पड़ा है, उस गंदगी के ढेर को एक तो कारण है कि उसे निकाल दिया जाए, और एक है कि परफ्यूम छिड़क के उसे पड़ा रहने दिया जाए। तो एलोपैथी मेडिसिन क्या करती है, उस परफ्यूम का काम करती है कि उसे वहीं पर दबा कर रखती है। एलोपैथी मेडिसिन का काम है, दवा का काम है दबाना रोग को ठीक नहीं करती। तो जब हम इसमें टॉक्सिन्स को अगर निकाल देंगे बहुत जल्दी, अगर जरा सा भी आपको कहीं पेन शुरू हो जाता है और आप कहीं पर भी डिटॉक्स कर लेते हैं तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन फिर वो बॉन्स के जब अ, इसकी स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेज में थोड़ा बहुत पेन शुरू होता है और उसे हम घरेलू उपचारों से उनसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब वो सेकंड और थर्ड स्टेज में पहुंच जाता है तो उसे डीप डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। उसे कहीं ना कहीं जा करके आपको विश्राम करना चाहिए और अपना डिटॉक्स करना कराना चाहिए, जिसमें नेचुरोपैथी की क्रियाएं होती हैं, आयुर्वेद की क्रियाएं होती हैं। तो उनसे बिल्कुल ठीक हो जाता है। जब किसी को अर्थराइटिस हो जाए तब उसे क्या करना चाहिए? अर्थराइटिस हो जाए, देखिए सबसे पहले तो ये हल्के फुल्के पैरों के दर्द से शुरू होता है। पैर के अंगूठे में शुरू में दर्द होना शुरू होता है। तो अगर ऐसा दर्द है तो आप जो मैं बताती हूँ 3 दिन की फास्टिंग, वो आप कर सकते हैं। जैसे कि आप फर्स्ट डे आप नारियल पानी पे रहिए, केवल 6-7 गिलास नारियल पानी पीजिए। उसमें शहद डाल के भी पी सकते हैं, सर्दियां ज्यादा हैं तो उसमें उसे गुनगुना करके भी पी सकते हैं। तो नारियल पानी पियेंगे। नेक्स्ट डे आप लिक्विड डाइट, जैसे आप जूस ले सकते हैं, अदरक और अदरक लहसुन और कच्ची हल्दी, इन तीनों को उबाल करके इनका जूस बना करके ले सकते हैं। और आप तुलसी का जूस ले सकते हैं दिन में। तो ये लिक्विड डाइट पे हम सेकंड डे रखते हैं। और थर्ड डे में आप पतली पतली दाल पालक ले सकते हैं, मूंग दाल छिलका ज्यादा और पालक कम, दाल कम और पालक ज्यादा। तो इस तरह से दाल पालक बना के ले सकते हैं। उसमें कच्ची हल्दी और वो डाल सकते हैं, अदरक वगैरह काली मिर्च डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये दाल पालक का यूज थर्ड डे में कर सकते हैं। तो अगर कोई इंसान घर में इन इन 3 दिनों में इस तरह से अगर डाइट लेता है तो 50% पेन तो आपका उसी दिन ठीक हो जाएगा 3 दिनों में। तो अगर इस तरह से हम करते हैं तो बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। जिनको थोड़ा ज़्यादा अर्थराइटिस है या जिनकी स्टेज सेकंड है, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी? उनका खान पान कैसा हो, या उनकी डेली की जो डाइट है वो किस टाइप की होनी चाहिए? दिन भर की डाइट का रूटीन बताएं। जिनकी सेकंड स्टेज आ चुकी है उनको सबसे पहले तो सब जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि अर्थराइटिस में पेन वगैरह होता है तो उठ नहीं पाते जल्दी। तो कोशिश करें कि जल्दी उठें, फिर आसन प्राणायाम करें, थोड़े से सूक्ष्म एक्सरसाइज करें। मूवमेंट बहुत जरूरी है बॉडी की, क्योंकि दर्दों के लिए मूवमेंट बहुत जरूरी होती है। अगर मूवमेंट नहीं करेंगे तो वहीं से जाम लगने शुरू हो जाता है, एक तरह से स्टिफ हो जाती है बॉडी। तो ये पहले तो क्रियाएं करें, सुबह उठते ही फिर पानी पिए। एलोवेरा के जूस ले सकते हैं आप 20 ml। फिर उसके बाद आप मेथी और टमाटर का जूस इसमें बहुत फायदेमंद रहता है। कि ग्रीन वाली मेथी ले लीजिए आप 1 गड्डी, और 2-3 टमाटर ले लीजिए, उसी में थोड़ी सी कच्ची हल्दी और अदरक डाल दीजिए। तो इसको जूसर में निकालना है, मिक्सी में पीस करके पानी वाला जूस नहीं लेना, नॉर्मल मतलब जूस लेना है बिना पानी का। तो सकते हैं, पपीता ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं। दोपहर में आप रोटी छोड़ दीजिए और फलाहार करिए। फलाहार में आप शलगम की सब्जी ले सकते हैं
और उसमें कच्चे पपीते की सब्जी ले सकते हैं, शलगम कच्ची खा सकते हैं और पपीता खा सकते हैं। तो दोपहर में आप कोई भी चीज एक भरपेट ले लीजिए, कि आपको शलगम की सब्जी खानी है तो आज शलगम की ही सब्जी खाइए, आप पपीते की सब्जी खानी है तो पपीते की ही सब्जी खाइए। तो इस तरह से आप लंच ले सकते हैं। उसके बाद आप 4 बजे के करीब स्नैक्स टाइम होता है, उसमें आप ले सकते हैं। और कच्ची हल्दी, अदरक और तुलसी, काली मिर्च, इन सब का काढ़ा बना करके ले सकते हैं। और डिनर में आपको सूप और सलाद लेना है। सूप किस चीज का होना चाहिए, जो बादी ना करे। जैसे कि टमाटर और गार्लिक का सूप ले सकते हैं, थोड़ा सा गार्लिक डाल दीजिए, टमाटर ले सकते हैं, जुकीनी का जूस ले सकते हैं, जुकीनी आती है ग्रीन सी घिया की तरह, उसका सूप ले सकते हैं। तो डिनर में आप इस तरह से सूप ले सकते हैं, कच्चे पपीते की सब्जी ले सकते हैं, अगर रोज एक ही चीज से बोर हो जाते हैं तो इस तरह से आप डेली रूटीन रख सकते हैं। रोटी को, अगर आपको बहुत परेशान है, आप डॉक्टरों के चक्कर काट काट के थक चुके हैं, तो आप घर में अपना इलाज कर शुरू कर दीजिए। सूक्ष्म एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए और प्राणायाम वगैरह शुरू कर दीजिए। और रोटी बिल्कुल टोटली बंद कर दीजिए। नेचुरोपैथी और योग कहता है कि जब अंदर से गंदगी निकालना चाहते हैं हम, तो आपको खाना बंद कर देना चाहिए, अन्न का इंटेक बंद कर देना चाहिए। जब हम अन्न का इंटेक बंद कर देंगे तो अंदर से बॉडी अपने आप ही टॉक्सिन्स को निकाल के बाहर फेंक देगी और बॉडी में वात पित्त कफ बैलेंस में आ जाएंगी। अर्थराइटिस में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे में क्या करें? ये 12 बजे के बाद वंदना जी, 12 से और 3-4 बजे के बीच में ये दर्द होता है अर्थराइटिस के पेशेंट को ज्यादा। तो इसमें तो यही कर सकते हैं आपकी गर्म ठंडा स्नान। जब आपको दर्द हो, जहां पर हम कर सकते हैं, जहां मान लीजिए कंधे में दर्द है, तो यहाँ पर हम अपने हाथ से नहीं कर सकते सिकाई, तो उसमें क्या करना है, 2 टॉवल ले लीजिए, एक गर्म टॉवल एक ठंडी टॉवल। एक बार गर्म पानी में भिगोना है उसको और उससे अच्छे से सिकाई करनी है। और फिर ठंडे पानी में भिगो करके उसे फिर ठंडे पानी से करनी है। शुरू भी गर्म से करना है और अंत भी गर्म से करना है। तो इस तरह से अगर आप बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत दर्द है, इंस्टेंट आपको रिलीफ चाहिए, तो आप ऐसे गर्म ठंडा स्नान कर सकते हैं। मतलब गर्म ठंडे स्नान से तुरंत आराम आ जाता है अर्थराइटिस में? बिल्कुल इस हाँ, बिल्कुल आराम आ जाता है। किसी और की हेल्प ले लीजिए उसमें, कि टॉवल गीली कर करके उसमें सिकाई कर दे और फिर गर्म कपड़े पहन करके सो जाइए। तो उसमें वैसे तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप 3 दिन वाली ये फास्टिंग शुरू कर देंगे तो आपको वो जो 12 और 3-4 बजे के बीच में जो पेन होता है वो होगा ही नहीं। और ये जो गर्म ठंडा स्नान है, आप सुबह फिर खाली पेट शुरू कर दीजिए। अगर आपका दर्द में आराम मिल जाता है तो आपको क्या करना है, रात को जरूरत नहीं है करने की, फिर आप सुबह शुरू कर दीजिए। सुबह आप अर्ली मॉर्निंग जैसे उठते हैं, उठने के बाद पानी वानी पी के फ्रेश होकर के गरम ठंडा स्नान करके फिर आसन प्राणायाम करिए। उससे बॉडी खुल भी जाएगी और दर्द भी नहीं होगा। कौन से योग, आसन, प्राणायाम लाभदायक होते हैं अर्थराइटिस वालों के लिए? सबसे पहले तो कपालभाति। कपालभाति करने से क्या होता है, वात पित्त कफ बैलेंस में आते हैं, आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है और आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है कपालभाति प्राणायाम। और उसके बाद सूक्ष्म एक्सरसाइज है, जैसे कंधों की एक्सरसाइज है, ऐसे हिला लिया, जोड़ों को जहां जहां दर्द है वहां पर कम से कम 50 बार मूवमेंट करनी चाहिए उस पार्ट की, जहां जहां दर्द है। हर पार्ट की मूवमेंट अर्थराइटिस वाले को डेली करनी है, कम से कम 50 बार। तो गिन करके इस तरह से अगर हम मूवमेंट करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अर्थराइटिस वालों को क्या सावधानियां रखनी चाहिए? एक तो खट्टा नहीं खाना चाहिए, ठंडा नहीं खाना चाहिए, फ्रिज की चीजें नहीं खानी चाहिए। और जिसका तासीर गरम है, अब सर्दियां हैं जैसे, तिल है, तिल का यूज खूब कर सकते हैं। आप गोंद का यूज कर सकते हैं, गोंद का सीरा बना के, जो पतला सा मैं यूट्यूब पे भी डालती रहती हूँ, तो वो यूज कर सकते हैं। गोंद को भून लीजिए, उसी में जरा सा आटा और नारियल और काली मिर्च डाल करके वो पतला पतला चाय की बजाय वो पीना शुरू कर दीजिए। तो जब हम इस तरह से अगर लेंगे डाइट, तो बहुत जल्दी ये प्रिकॉशन रखने हैं। खट्टा दही का बहुत ज्यादा परहेज रखना है, खट्टा और ठंडा नहीं लेना। डॉक्टर सुजाता, इसके अलावा आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी?
मैं यही कहना चाहती हूँ कि इन नेचुरल नेचुरल चीजों की तरफ आप वापस आइए। नेचुरोपैथी, योग, आयुर्वेद, यज्ञ चिकित्सा, इनको अपनाइए, तो आप हमेशा जिंदगी भर सुखी रहेंगे, किसी भी बीमारी के चक्कर में नहीं आएंगे। और अगर रोग आ भी जाता है तो उसे हंसते खेलते आप निकाल सकते हैं। मन पर कंट्रोल करिए। अगर ठान लिया कि कोल्ड कफ है, ठान लिया कि हमें नहीं खाना है, तो मत खाइए 3 दिन तक। 3 दिन का अगर परहेज कर लेंगे तो आप बड़ी बीमारियों से बच जाएंगे, किसी भी तरह की आपको बड़ी बीमारी नहीं होगी। तो अगर हम नेचर की तरफ वापस आते हैं तो हम ज्यादा सुखी और खुश रहेंगे। डॉक्टर सुजाता, एक चीज़ और बताइए कि अक्सर लोग कहा करते हैं कि जिनको अर्थराइटिस या गठिया है वो सुबह उठ करके लहसुन की 2 कच्ची कलियां खा लें तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्या ये सही है? जी जी, बिल्कुल सही है। आप छोटी जो देसी लहसुन होता है उसकी 2 कली, आप वैसे भी कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है और अर्थराइटिस के लिए भी बहुत अच्छा है। एक कुंजर क्रिया बहुत अच्छी है अर्थराइटिस वालों के लिए। जिनको नहीं आती है तो वो किसी भी नेचुरोपैथी सेंटर में जा करके सीख सकते हैं। पानी, गुनगुना पानी खूब सारा पी जाइए, और पानी पी करके आ करके वॉमिट कर दीजिए, पूरा गंध आपका निकल जाएगा। जब गंदगी निकल जाएगी तो 10% आराम तो आपको उसी दिन से मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये क्रिया जरूर सबको सीख लेनी चाहिए। अगर कहीं नहीं जा सकते हैं तो यूट्यूब पे भी आपको कुंजल क्रिया मिल जाएगी, वो जरूर सीख सकते हैं। घर में सब कोई कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अर्थराइटिस वालों को किन चीज़ों से बिल्कुल परहेज कर लेना चाहिए? दही से बिल्कुल परहेज कर लेना चाहिए, नींबू और दही। ये खट्टे भी ज्यादा हैं। आंवले को आप ले सकते हैं शहद में मिला करके, पर ये 2 चीजें बिल्कुल परहेज करना चाहिए। कौन सी चीज़ें फ़ायदेमंद होती हैं? इसमें आजकल तो देखिए सर्दियों में ही अर्थराइटिस और अस्थमा का अटैक ज्यादातर सर्दियों में ही आता है। सर्दियों में बहुत परेशानी होती है। तो सर्दियों में गर्म तासीर की चीजें, तिल बहुत फायदेमंद है। तिल को भूनना नहीं है, तिल का तेल रहना चाहिए उसमें। तिल को पीस करके रख लीजिए और 1 चम्मच गुनगुने पानी या गुनगुने दूध से आप ले सकते हैं। इसको, तिल को, तिल का जितना यूज करेंगे 1 चम्मच डेली यूज कर सकते हैं। और इसको गुड़ में भी बना करके रख सकते हैं। तिल को पीस करके गुड़ में मिला करके उसके लड्डू बना करके रखिए। 1 लड्डू आप डेली खाली पेट पहले वो खाइए, फिर खाना खाइए। तो ये बहुत फायदेमंद रहता है तिल का यूज करना। तुरंत आराम के लिए आपने एक तो हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस वाला बताया था, इसके अलावा क्या कोई और ऐसी रेमेडी है जिसके ज़रिए दर्द में तुरंत आराम आए? एक तो एक्यूप्रेशर सबको आता नहीं है घरों में, तो हॉट एंड कोल्ड पैक ही कर सकते हैं घर में। तो यही सबसे ज्यादा इजी और जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकता, तो ये सबसे अच्छी रेमेडी है। बाकी आप हॉट बोतल से भी सिकाई कर सकते हैं। अगर रात को कभी अचानक ऐसे दर्द हो जाता है तो उससे भी सिकाई कर सकते हैं। बाकी अगर एक्यूप्रेशर किसी को आता है पास में, तो एक्यूप्रेशर सेंटर जाकर के एक्यूप्रेशर करवा सकते हैं, उससे भी इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है। डॉक्टर सुजाता, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।